नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सरेंडर से पहले बीजेपी पर हमले। शराब घोटाले के आरोपों से घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की आजादी के दिन अब खत्म हो गया है। केजरीवाल ने 2 जून को फिर से तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। दोपहर 3 बजे सरेंडर करने के लिए अपने घर से निकले केजरीवाल ने सबसे पहले राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वहां से निकलकर उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना व आम आदमी पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। जेल में सरेंडर करने से पहले पार्टी कार्यालय में पार्टी के सभी प्रतिनिधि, कार्यकर्ता और दिल्ली वासियों को सीएम अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया। भारत माता की जय के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली मोहलत को कोर्ट का शुक्रिया किया। केजरीवाल ने कहा कि ये 21 दिन मेरे लिए अविस्मरणीय है। मैंने इन 21 दिनों में एक भी मिनट खराब नहीं किया है। मैंने देश को बचाने के लिए देश भर में प्रचार किया है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिन के अंदर जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के एक दिन बाद 2 जून को फिर से जेल में सरेंडर करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर पाबंदी समेत कई अन्य शर्तें भी लगाई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन की मोहलत दी थी। मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत बहुत। उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए मुझे ये मोहलत दी थी। 21 दिन कल पूरे हुए। अब यहां से मैं सीधा तिहाड़ जा रहा हूं। ये 21 दिन मेरे लिए बहुत विस्मरणीय है। मैंने एक भी मिनट खराब नहीं किया। रात दिन 24 घंटे देश को बचाने के लिए प्रचार किया है। केवल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया, सारी पार्टियों के लिए प्रचार किया। बंबई भी गया, भिवंडी भी गया, हरियाणा भी गया, उत्तर प्रदेश भी गया, पंजाब भी गया, जमशेदपुर भी गया। जहां मौका मिला, जहां जिसने बुलाया, उसी के लिए प्रचार करने के लिए गया, देश बचाने के लिए। मेरे सामने देश था। आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी सेकेंडरी है, पहली हमारे लिए देश है। तो मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, आज आपका बेटा दोबारा जेल जा रहा है, इसलिए नहीं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है, इसलिए कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की है। सरेंडर से पहले राजघाट में बापू को दी श्रद्धांजलि और उसके बाद उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। और इसी खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी? आज अरविंद केजरीवाल ने खुद को फिर से सरेंडर कर दिया है, साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। जी बिल्कुल बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज सरेंडर करने के जो अंतिम समय था उसके मुताबिक वो तिहाड़ जेल पहुंच गए और उन्होंने तिहाड़ जेल में अपना सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि सरेंडर करने से पहले अरविंद केजरीवाल ने पहले अपने माता पिता के पैर छुए, उसके बाद वहां से निकले, दिल्ली के राजघाट गए, जहाँ उन्होंने महात्मा गांधी यानी बापू की समाधि पर समाज के बाद वो उसके बाद पार्टी कार्यालय गए, जहाँ कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को संबोधित किया। इसके अलावा दिल्ली के हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर जो कनॉट प्लेस में स्थित है, वहां पर पूजा अर्चना की और उस केजरीवाल तिहाड़ जेल के निकले। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल तय समय के अनुसार आज तिहाड़ जेल में उन्होंने सरेंडर कर दिया है। 3 सप्ताह के लिए सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली थी चुनाव प्रचार करने के लिए। चुनाव प्रचार खत्म होते ही उन्होंने 1 सप्ताह की अंतरिम जमानत बढ़ाने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की, जिसे खारिज कर दिया। फिलहाल आज आखिरी समय था उनको तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का, तो अरविंद केजरीवाल ने अब सरेंडर कर दिया है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। बता दें कि सरेंडर से पहले राजघाट में जाकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद आपको बता दें कि हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है।
और अब बात करेंगे जीवन रक्षा पर। बात आपदा के हालात। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न विषयों पर बैठकें की है। चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए पहली बैठक की। बता दें कि इस दौरान विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। दरअसल मौसम विभाग ने इस साल भीषण गर्मी पड़ने की भविष्यवाणी की है। मई के माह में तापमान 50 के पार जा चुका है। इसे देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए हैं। पीएम मोदी गर्मी से निपटने को लेकर की जा रही तैयारियों पर समीक्षा बैठक में कई जरूरी निर्देश दिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? मौसम जिस तरीके से लगातार बदल रहा है और लोगों को जो समस्याएं हो रही हैं, उस पर आज प्रधानमंत्री ने बैठक की। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रबंधन की बैठक के मद्देनजर की अभी अगर देखा जाए तो हालिया पश्चिम बंगाल में चक्रवात आया था और जैसे ही ये समय मौसम बदलता है तो जून और जुलाई में लगातार समुद्र में चक्रपात आने की संभावना लगातार बनी रहती है और हर साल 1 से 2-3 चक्रपात आते हैं। तो इससे राज्य सरकार इन्हें केंद्र सरकार को भी लंबा नुकसान होता है और इन तमाम चीजों को मद्देनजर अगर देखा जाए तो वहां पर काफी जानमाल का नुकसान भी होता है और आर्थिक और सामाजिक और प्राकृतिक इन तमाम चीजों के मद्देनजर कई बार क्या होता है कि आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी शिकार हो जाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के जीवन रक्षक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बैठक की है उसमें ये लगातार अधिकारियों से एहतियात के तौर कहा गया कि जो भी मौसम बदल रहा है उसके हिसाब से अभी से तैयारी की जाए और अगर कोई भी आपदा आती है तो उससे पहले से तैयारी के साथ उसको निपटा जाए और कोशिश की जाए कि इन तमाम चीजों को लेकर और साथ ही ये भी रिपोर्ट मांगी कि आपदा प्रबंधन को लेकर तैयारियों में कोई कमी है तो उनको पूरा करके अगर सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई जरूरत है तो उसको भी दिया जाए। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि समीक्षा बैठक में जरूरी दिशा निर्देश यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए हैं। और अब बात करेंगे सब गोलमोल मोदी मीडिया पोल। लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल में तीसरी बार भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान है। एग्जिट पोल के आंकड़ों को इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने मानने से इंकार कर दिया है। कांग्रेस ने एग्जिट पोल के नतीजों को एक मनोवैज्ञानिक खेल बताया है। इन्हीं सब मसलों को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बैठक की। बैठक के तुरंत बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने इस दौरान सिद्धू मूसेवाला के एक गाने की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि यह मोदी मीडिया पोल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बैठक की। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। राहुल गांधी ने एग्जिट पोल नतीजों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक खेल है, यह एग्जिट पोल नहीं मोदी मीडिया पोल है। चुनाव की समीक्षा को लेकर कांग्रेस की बैठक। राहुल गांधी ने एग्जिट पोल नतीजों को खारिज किया। एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का। और अब बात करेंगे थकान ना उबास आत्मीयता खास। रिमझिम बारिश शुरू हो गई लेकिन उनके कदम नहीं रुके। भ्रमण करते हुए गोरक्षपीठ गोरखपुर परिसर में उनकी नजर श्रद्धालुओं के साथ आए उनके बच्चों पर पड़ गई। मुस्कुराते हुए योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को अपने पास बुला लिया। सबके माथे पर हाथ फेरकर प्यार दुलार और आशीर्वाद देने लगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के अगले दिन यानी रविवार को जहां कई राजनेता चुनावी गणित समझने में उलझे रहे होंगे,
तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए रविवार की सुबह रोज की तरह रही। गुरु दर्शन, पूजन, गौ सेवा और भारत के भावी भविष्य को स्नेहाशीष का पोषण उनकी दिनचर्या का हिस्सा बना। कुल मिलाकर सुबह की रिमझिम बारिश से गौवंश व बच्चों के बीच सीएम योगी की आत्मीयता का वातावरण और आनंदित करने वाला नजर आया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आज गोरक्षनाथ मंदिर से आई और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें काफी सुखद हैं। जिस तरीके से बारिश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों से मिलते नजर आए, अपना स्नेह प्यार लुटाते हुए नजर आए। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोरक्षनाथ मंदिर की आज की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गायों को चारा खिलाया और हमेशा की तरह जो उनकी दिनचर्या रहती है, जब भी वो गोरखपुर जाते हैं, उनकी जो गौशाला है वहां पर जो बछड़े हैं या जो गाय हैं उनको अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। और आज उन्होंने बच्चों के साथ भी समय बिताया। साथ ही साथ उनके चेहरे पर जो भाव देखने को मिले वो भी आनंदित करने वाले भाव नजर आए। और अब बात करेंगे जीत रहे हम, दावों में कितना दम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी की सभी सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने का दावा कर रहे हैं। वो 49 सीटें गठबंधन के खाते में आती मान रहे हैं। इसमें 36 सीटें उनकी हैं और 12 सीटें कांग्रेस की हैं। भदोही की सीट भी तृणमूल कांग्रेस के खाते में जा सकती है। सपा के रणनीतिकारों के अनुसार पहले चरण में 4 सीटें कैराना, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद उनकी झोली में आ सकती है। दूसरे चरण की बागपत, मेरठ, अलीगढ़ और अमरोहा सीट पर विजय सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। तीसरे चरण में 10 में से 6 सीटों पर उनका अपना दावा है। ये सीटें मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, संभल, बदायूं और आंवला है। तो जहां एक और एग्जिट पोल आया है और उसके बाद जिस तरीके से विपक्षी दल एग्जिट पोल को मानने को तैयार नहीं है, वहीं पर जो विपक्षी दल हैं वो लगातार अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और आज अखिलेश यादव ने भी कहा कि यूपी की 49 सीटें गठबंधन के खाते में नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जीत का दावा किया जा रहा है, फिलहाल इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि अगर हम बात करें विपक्षी दलों की तो वो एग्जिट पोल नहीं मान रहे। अखिलेश ने भी आज आपको बता दें कि पोस्ट किया था एक्स पर और उन्होंने साफ दिखा था कि ये एग्जिट पोल जो है वो झूठे हैं। और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से गठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें कहा गया था कि वो 295 सीटें जीत रहे हैं, यानी कि सरकार बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो है वो विपक्षी दल नहीं मान रहे हैं और अखिलेश यादव अपने गणित के हिसाब से चल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उनकी यूपी में 49 सीटें आएंगी। 7 चरणों में चौथे चरण तक की बात करें तो उसके बाद अखिलेश यादव के तेवर कहीं ना कहीं तल्ख नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि चौथे चरण के बाद बीजेपी जो है वो चारों खाने चित हो गई है। उसके बाद 3 चरण जो हुए, 7 चरण में चुनाव हुए और अंतिम चरण तक आते आते उन्होंने कहा कि यूपी में 49 सीटें गठबंधन के खाते में आ रही हैं। और गठबंधन जो है वो, जैसा कि पहले ये सत्ता पक्ष कह रहे थे कि गठबंधन ज्यादा दिन चलेगा नहीं, और वैसे ही अखिलेश का कहना है कि ये गठबंधन इसी तरीके से चलता रहेगा। और गठबंधन के जो साथी हैं वो सामंजस्य बनाकर इस पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि उनकी 49 सीटें उत्तर प्रदेश में वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, एक और जहां एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और बयां कर रहे हैं, अगर हम एग्जिट पोल की माने तो यूपी में बीजेपी करीब 62-65 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि यूपी में 49 सीटें गठबंधन के खाते में आ रही हैं, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल को मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव ने एक अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने पोस्ट किया है और उसमें साफ तौर पे एग्जिट पोल का आधार जो है ईवीएम नहीं डीएम को बताया है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पे प्रशासन पे निशाना साधा है
और प्रशासन पर निशाना साधते हुए ये बात उन्होंने अपने एक्स पर लिखी है। और साथ में ये भी लिखा है कि प्रशासन याद रखे कि जनशक्ति से बड़ा और कोई बल नहीं होता है। तो इस तरीके का एक पोस्ट किया है, क्योंकि जिस तरीके से कल एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए हैं, उन आंकड़ों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाती हुई दिखती नजर आ रही है। दूसरी तरफ बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 60 से 65 के बीच में जो है वो सीटें वो दे रही है, एग्जिट पोल दे रही है। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो उसमें वहां पर जो है 20 से 25 के आसपास सीटें दे रही है। टोटल अगर सीटों की अगर बात करें तो 400 पार का जो सीटें हैं वो देती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो आंकड़े नहीं क्रॉस कर पा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर के अखिलेश यादव ने वो जो ट्वीट है वो किया है और साफ तौर पे एग्जिट पोल पर एनडीए की सरकार बन रही है, ऐसा उन्होंने पोस्ट करते हुए आज उन्होंने लिखा है। जी बिल्कुल संदीप, अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से एक्स पर पोस्ट किया, प्रशासन पर सवाल उठाए, अगर हम बात करें पिछले चुनावों की तुलना करें इस चुनाव से, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो हाय हल्ला नतीजे आने के बाद मचाता था, अब वो कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक रणनीति बनाई है। वो जो मनोवैज्ञानिक खेल का जिक्र एक बार प्रधानमंत्री ने अपनी बात में कहा था, अब उसी मनोवैज्ञानिक खेल का जिक्र यहाँ पर विपक्षी दल करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से प्रशासन पर उन्होंने सवाल उठाए हैं अखिलेश यादव ने, साफ तौर पे उन्होंने जो एक्स पे लिखा है उसका मकसद यही है साफ तौर पे कि प्रशासन पर सवाल उठाना है कि ईवीएम मशीन नहीं खराब है, बाकी डीएम को उन्होंने टैग करके लिखा है। तो ये एक जिलाधिकारी को टैग करना और इसके पहले एग्जिट पोलों पर जो सवाल उठाना, क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पे अखिलेश यादव हो या विपक्ष का कोई भी इंडिया गठबंधन से संबंधित पार्टियां हों, वो लगातार इस बात को लेकर के कोई भी एग्जिट पोल पर यकीन नहीं कर रहा है। यानी कि तरह तरह की बातें जो है वो सभी नेता जो है वो लिखते चले आ रहे हैं, चाहे अपने एक्स पे लिख रहे हो या अपने फेसबुक पे लिख रहे हो। सोशल मीडिया पे लगातार इस तरीके के बयानबाजी देखने को मिल रही है। हालांकि नतीजा आने में अब 2 दिन शेष है और 4 तारीख को नतीजे जब आएंगे तो बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। क्या एग्जिट पोल पर जो लोग यकीन करते अब तक चले आए हैं क्या उसी भी यकीन करेंगे, या फिर एग्जिट पोल इस तरीके से जो आंकड़े जारी किया है उस आंकड़ों को झूठा साबित करते दिखाएंगे। तो बहुत से प्रश्न हैं जो ईवीएम में कैद हैं, लेकिन उन सबका 4 तारीख को जब खुलासा होगा, जब 4 तारीख को जब खोले जाएंगे ईवीएम, तो निश्चित तौर पर बहुत सी बातें जो होंगी वो सामने निकल के आ जाएंगी। बिल्कुल संदीप, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि अखिलेश ने एग्जिट पोल को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया है और उन्होंने कहा है कि जो एग्जिट पोल है वो झूठे हैं। यूपी की 49 सीटों पर गठबंधन का कब्जा रहने वाला है। और अब बात करेंगे बयान पर बवाल, आयोग के सवाल। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को पत्र भेजकर उनके एक बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें उन्होंने दावा करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह 150 कलेक्टर से फोन पर बात करते हैं। आयोग ने उन्हें अपना जवाब 2 जून शाम तक भेजने का निर्देश दिया है। आयोग ने रमेश को नोटिस भेजकर कहा कि आप अपनी बातों का प्रमाण सहित उत्तर हमारे पास भेजें, क्योंकि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए देश का सारा प्रशासन आयोग के पास आ जाता है। जिलाधिकारी और जिले के अन्य बड़े अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर आयोग के निर्देशन में काम करते हैं। आपको ये बताना होगा कि आपकी इस जानकारी और इस सार्वजनिक पोस्ट का आधार क्या है। आयोग ने जयराम रमेश को लिखा है कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। आप सभी तथ्यों के साथ 2 जून शाम 7 बजे तक अपना जवाब आयोग के पास भेज दें, ताकि समुचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। तो जयराम रमेश को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है और साथ ही साथ स्पष्टीकरण मांगा है, जवाब तलब किया है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई सारे डीएम से फोन पर बात करते हैं, इसका स्पष्टीकरण मांगा गया है और उनसे कहा गया है कि किस आधार पर उन्होंने ये बयान दिया है। आधार के साथ उनको उस नोटिस का जवाब भेजें। जयराम रमेश को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, उन्होंने कहा कि स्पष्ट जिस तरीके से आचार संहिता लागू हो जाती है उसका कोई उल्लंघन ना करे, इसको लेकर ये स्थिति स्पष्ट करें जयराम रमेश कि उन्होंने जो बयान दिया है उसका आधार क्या है। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।